नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी जिक्र करेंगे। हमारा टारगेट है 20 में से 20 लाने का, 20 में से 20 लाने का। आज क्लास 29वां है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा गलत है। तो मैं आपसे असहमत हूं, क्या ये गलत है? यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है, माउंट आबू के मंदिर देखने लायक है, मेरे पास 4 रुपए से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है, स्वीकार्य है, यानी कि इसकी वर्तनी गलत है। इसकी क्या है? वर्तनी गलत है। वर्तनी क्या होगी? स्वीकार होता है, न कि स्वीकार्य होता है। क्या होता है? स्वीकार होता है, स्वीकार। इसकी वर्तनी होगा स्वीकार। नेक्स्ट है, अव्यवस्था के विलोम शब्द बताना है कि अव्यवस्था का विलोम क्या होगा। अव्यवस्था या कुव्यवस्था लगभग समानार्थी बोल सकते हैं। अव्यवस्था अर्थात सुव्यवस्था। अव्यवस्था का विलोम क्या होगा? सुव्यवस्था होगा। और गड़बड़ का विलोम क्या होता है? सही होता है। गड़बड़ का विलोम सही होता है। अव्यवस्था का विलोम पूछा है तो अव्यवस्था का विलोम हो जाएगा सुव्यवस्था। अराजकता किसको बोलेंगे? अराजकता अर्थात अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासन व्यवस्था। विधि विरोधी अर्थात कानून विरोधी शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अराजकता बोलते हैं। अराजक तत्व आ गए थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वाक्य है, मेरे को दिल्ली जाना है। यहाँ पे मेरे को की जगह पे क्या होगा? इसका दिल्ली जाना है? नहीं, इसका दिल्ली जाना है ये नहीं होगा। तेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को तेरे को ये नहीं चलता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ये मुझे दिल्ली जाना है, हाँ। इसकी दिल्ली जाना है, नहीं। आप बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा। मेरे को नहीं होता है, मुझे दिल्ली जाना है। क्या है? मुझे दिल्ली जाना है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा गलत है, उसको बताना है कि कौन सा गलत है, उसको चुनाव करते हैं। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, सही है। मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा, सही है। यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। यहाँ पे इसकी वर्तनी गलत थी, हालांकि इसमें सही हो गया है। इसकी वर्तनी में ये ऐसे दिया था और फिलहाल ये सही है। तो यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, बुखार की वर्तनी ये वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द किसको बोलते हैं? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उनको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। विद्यार्थी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, विद्यार्थी पूरी जाति का बोध करा रहा है। साहस एक भाववाचक संज्ञा है। सूरज क्या है? सूरज किसी का नाम है, या फिर सूरज को भी बोल सकते हैं, सूर्य को भी बोल सकते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष को बोध करा रहा है। और कोयला किसी पदार्थ का नाम है, तो कोयला क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। ये एक मुहावरा है, इसमें ये त्रुटि है, इसको बताना है किसकी जगह पे कौन सा विकल्प सही है। करत करत अभ्यास के मनुष्य होत सुजान, नहीं। राजा होत सुजान, जड़मती होत सुजान, या बुद्धि होत सुजान, बुद्धिमती होत सुजान। तो जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान अर्थात प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। यह एक मुहावरा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी कि प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? क्रिया विशेषण शब्द पूछा है कि इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो कालवाची क्रिया विशेषण के उदाहरण कब होगा, कब, जब, कल, ये समय को बता रहा है, कालवाची क्रिया विशेषण है। जबकि क्या न तो कालवाची है
न तो स्थानवाची है, न तो किसी स्थान को बता रहा है, न ही परिमाण यानी कि क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना है, न तो रीति को बता रहा है। रीति मतलब होता है तरीका, ढंग करने का तरीका या ढंग। तो इसमें से क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो यह है क्या। क्या इसमें यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होता ही नहीं है। नेक्स्ट है चांद की रोशनी नहीं होती अपितु, चांद की रोशनी नहीं होती अपितु वह खाली स्थान से प्रकाश पाता है। तो यहाँ पे सूरज के पर्याय से उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूरज का पर्यायवाची पूछा है कि सूरज का पर्यायवाची क्या होगा। सूरज का पर्यायवाची क्या क्या होता है। सूरज, भानु, भास्कर। क्या होता है भानु, एक तो सूर्य हो जाएगा, भानु हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, सूरज, भानु, भास्कर। एक तो होता है दिनकर, दिनकर, सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर हो जाएगा, दिवाकर। एक हुआ प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर हो जाएगा, रवि, रवि, आदित्य, आदित्य हो जाएगा, आदित्य, रवि, आदित्य। पतंग हो जाएगा, पतंग भी बोलते हैं, पतंग। अर्क भी बोलते हैं, अर्क, अर्क भी बहुत बार पूछा गया, अर्क। अंशुमाली, अर्क, अंशुमाली, अंशुमाली। सविता और दिनेश भी बोलते हैं, सविता। सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, आदित्य, पतंग, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, सविता, सविता और क्या हो जाएगा दिनेश भी बोलते हैं इसको, दिनेश। सूर्य को क्या बोलते हैं दिनेश भी बोलते हैं। सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, पतंग, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, सविता और दिनेश। तो यहाँ पे आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची क्या है आदित्य है। ललित सुंदर को बोलते हैं, सुंदर मनोहर को ललित बोलते हैं। भूधर, भूधर किसको बोलते हैं भूधर पर्वत को बोलते हैं, पहाड़ को बोलते हैं, पहाड़, गिरी, महीधर, ये किसके पर्यायवाची है ये पर्वत का पर्यायवाची है। हिमकर किसको बोलते हैं हिमकर चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा, हिमांशु, रजनीश, राकेश, चांद भी बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जो जाना न जा सके, जो जाना न जा सके अर्थात अज्ञेय होगा, अज्ञेय। जो जाना न जा सके उसको क्या बोलेंगे अज्ञेय होगा। अनन्य किसको बोलते हैं जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो अनन्य बोलेंगे। प्रमेय जिसे समझा या मापा न, जिसे समझा जा सके, जिसे समझा जा सके उसको क्या बोलेंगे प्रमेय बोलेंगे। सर्वज्ञ क्या होता है जो सब बातों को जानता है या जिसे सब बातों का ज्ञान हो उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। तो जो जाना ना जा सके अज्ञेय बोलेंगे, जो जाना ना जा सके अज्ञेय हो जाएगा। नेक्स्ट है जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, जो भू के गर्भ का हाल जानता हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। तो उसको बोलेंगे भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसको बोलेंगे भूगर्भवेत्ता। परम ज्ञानी किसको बोलते हैं परम ज्ञानी, परमाणु से लेकर परमात्मा तक की जानकारी निहित होती है उसमें, उसको बोलेंगे परम ज्ञानी। यानी परमाणु से लेकर परमात्मा तक की जानकारी रखने वाले को क्या बोलेंगे परम ज्ञानी। परमेश्वर किसको बोलते हैं सगुण ब्रह्म जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता एवं संचालक होता है, जो परमेश्वर परम है जो ईश्वर। और ब्रह्मज्ञानी क्या होता है ब्रह्मज्ञानी परमार्थ तत्व का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं परम ज्ञानी बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है तो पुस्तक निकाला नहीं होता है पुस्तक निकाली होता है, निकाले निकाल नहीं होता है निकाली, यानी कि स्त्रीलिंग जब शब्द है तो उसके लिए क्रिया भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग ही होगा। तो ये क्या होगा अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विलोम शब्द यहाँ पे बताना है जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो खाली स्थान भी भला होता है। आदि का विलोम क्या होगा आदि का विलोम परिणाम होगा, आरंभ होगा, भविष्य होगा या अंत होगा। आदि प्रारंभ को ही बोलते हैं तो आदि का विलोम क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा। आदि का विलोम क्या होगा अंत होगा। जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो अंत भी भला ही होता है। तो यहाँ पे भविष्य का विलोम, भविष्य का विलोम पूछे भविष्य का विलोम क्या होगा तो भविष्य का विलोम हो जाएगा भूत, भविष्य का विलोम भूत हो जाएगा। आरंभ का भी विलोम अंत हो जाएगा, भविष्य का विलोम भूत हो जाएगा।
हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ पूछा है। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, कृषि करना, दूसरे की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, या अच्छी फसल होना। तो हथेली पर सरसों जमाना अर्थात कम समय में कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, अर्थात हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाना। नेक्स्ट है, जिसमें दया की भावना न हो। जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें दया की भावना न हो उसको क्या अभय बोलेंगे, निर्दय बोलेंगे, निर्जीव या निर्भय बोलेंगे? जिसमें दया की भावना न हो यानी कि निर्दय, बिना दया के उसको बोलेंगे निर्दय, निर्दय। अभय किसके अभय जिसमें डर या भय ना हो, भय का अभाव जिसको बोल सकते हैं, डर या भय ना हो, निर्भयता को बोल सकते हैं अभय। निर्जीव जिसमें जान या प्राण ना हो जिसमें, उसको वे क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। निर्भय, निर्भय उसी को बोलेंगे जिसमें कोई डर ना हो, जिसमें डर ना हो उसको बोलेंगे निर्भय। अभय, अभय जिसमें भय का अभाव हो, भय का अभाव अर्थात कमी उसको बोलेंगे अभय। और निर्भय किसको बोलेंगे? जिससे कोई डर ना हो, जिससे कोई डर ना हो। तो यहां पे पूछा था जिसमें दया की भावना ना हो उसको बोलेंगे निर्दय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अधम का पर्यायवाची, अधम निकृष्ट को बोलते हैं, निकृष्ट निम्न या नीच या भ्रष्ट को बोलते हैं। तो यहाँ पे राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। अधर्म चाहे इसका पर्यायवाची अधम का नहीं। यह रास्ता नीचे की ओर ले जाता है। या मोहन अत्यंत विद्वान है, विद्वान पंडित को बोलते हैं। रास्ता नीचे की बात कर रहा, नीचे की ओर ले जाता है। वह बहुत नीच, नीच बोलते हैं, नीच निकृष्ट जिसमें होगा वो अधम होगा। अधम नीच को बोलेंगे, हे को बोलेंगे, निकृष्ट को बोलेंगे तो वह बहुत नीच व्यक्ति है, यानी ये अधम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गद्यांश है। आइए 5 गद्यांश देखते हैं। गद्यांश है, निबंध शब्द अंग्रेजी के एस्से का हिंदी पर्याय है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना, एकत्रित करना, संचालित करना। तो आइए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी में से अपना प्रश्न ढूंढते हैं। ये पूरा गद्यांश है इसके साथ और यहाँ पे क्वेश्चन है इसके। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है? निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है। विशेष रचना, राष्ट्रीय रचना, विचार प्रधान या स्वच्छंद? तो हम खोजेंगे निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है। निबंध का अर्थ कहाँ दिया है? निबंध का अर्थ यहाँ पे है विचार प्रधान रचना ही निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम कही जाती है। तो यहां से है विचार प्रधान रचना, विचार प्रधान रचना। तो विचार प्रधान रचना ऑप्शन नंबर तीसरा, विचार प्रधान रचना। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है? तो विचार प्रधान रचना अर्थ का वहन करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है? निबंध का प्रमुख गुण इनमें से क्या नहीं है? आइए उसको देखते हैं। निबंध का प्रमुख गुण क्या नहीं है? निबंध का प्रमुख गुण है, निबंध का प्रमुख गुण है, आइए इसको देखते हैं। विषय का तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, पाठकों से आत्मीयता होनी चाहिए, कलात्मक वैशिष्ट होना चाहिए। ये निबंध के प्रमुख गुण है, निबंध के प्रमुख गुण है। पाठकों से आत्मीयता होना चाहिए, विषय का तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, कवि की कलात्मकता की कहीं बात नहीं की थी, कलात्मक वैशिष्ट की बात की थी। तो यहाँ पे कवि का कलात्मक नहीं, ये इसका गुण नहीं है, निबंध का प्रमुख गुण नहीं है। पाठकों से आत्मीयता होनी चाहिए, विषय का तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, कलात्मक वैशिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है? नवीनता आधुनिकता से आती है, निरंतरता से आती है, नैतिकता से आती है या स्वच्छंद चिंतन से आती है? तो गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है उसको ढूंढते हैं। विषय में नवीनता किससे आती है? विषय में नवीनता कहाँ गया? विषय में नवीनता कैसे आती है? तो विषय में नवीनता कहाँ गया? आधुनिक युग में हिंदी, हाँ नवीनता, प्रतिभा नवीनता लाता है।
नवीनता लाता है। किसी भी विषय पर व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए निबद्धकार स्वच्छंद चिंतन द्वारा, क्या है, स्वच्छंद चिंतन द्वारा विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है, स्वच्छंद चिंतन द्वारा। तो यहाँ पे अपना क्या हो सा है, स्वच्छंद, न तो अधीनता की बात किया है, न तो निरंतरता, न ही नैतिकता, किसकी बात किया है, स्वच्छंद चिंतन से, स्वच्छंद चिंतन से। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार, रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार को देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी, यहाँ पे है रामचंद्र शुक्ल। पर रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है, पद जो है कवियों की कसौटी है, तो निबंधकार क्या है, गद्य की कसौटी है। तो यहाँ पे निबंधकार होगा अपना, निबंधकार। यहाँ पे देखते हैं निबंधकार, इसमें से कहा एकांकी, कहानी, निबंध और नाटक, तो ये निबंध इसका सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है, निबंध को माना है। नेक्स्ट है, वैशिष्ट शब्द का समानार्थी, इसमें से पूछा है वैशिष्ट का समानार्थी क्या होगा, बनावट होगा, विशेषता होगा, विषय होगा या भिन्नता होगा। तो वैशिष्ट किसको बोलते हैं, विशेषता को बोलते हैं, खासियत को बोलते हैं, श्रेष्ठता या विशिष्टता को बोलते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट का पर्यायवाची, विशिष्ट का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द विशेषता होगा। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। उम्मीद है आपको 20 में से 20 लाने की इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।